जैसे हिंदी वॉरियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको ये एक खबर दिख रही होगी, सीधा सा हमारे क्या मोदी जी क्या करते हैं, इसको पोस्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंदौर एंड उदयपुर। सीधा सा मुद्दा ये है कि हमारे भारत के हैं जो दो बेट शहर हैं, इंदौर और उदयपुर, उनको वेटलैंड सिटी में सूची में स्थान दे दिया गया है। सीधा सा अब ये इन्वायरमेंट की आपकी पहली क्लास है, आप इसको मान सकते हैं। हालांकि एक शेड्यूल्ड तरीका होता है, वो उस शेड्यूल तरीके से नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाया है, उसकी एक दो क्लास बची हुई है, उनको कंप्लीट करके इन्वायरमेंट का भी मैं एक ऐसा ही कोर्स लॉन्च करने की सोच रहा हूँ। वो आपके कमेंट्स और आपकी जो डिमांड है उस पर निर्भर करेगा कि आप कितना ज़्यादा डिमांड उसको पढ़ते हैं। सीधा सा अगर आपको इन्वायरमेंट की अच्छी तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारा इन्वायरमेंट का जो ओरिएंटेशन क्लास है वो कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा वहाँ इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उससे आपको ओरिएंटेशन क्लास मिलेगी। उससे पता चलेगा कि आप इन्वायरमेंट की तैयारी कैसे करें, कब करें, और आपको स्पेसिफिक टॉपिक भी मिलेंगे और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आपको मिलेगा। तो सीधा सा इन बातों से हम अब नाता दूर करके सीधा सा नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, कि क्या ये नोट्स या ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। मैंने आपको ये बताया बैटलैंड वाला, तो क्या ये महत्वपूर्ण है? इसके महत्व को हम ऐसे देख सकते हैं, सीधा सा एक मिनट आपको दिखाएं। सीधा सा देखिए, क्या बैटलैंड से क्वेश्चन पूछे गए हैं? बिल्कुल पूछे गए हैं। 2022 में 2022 में सेकंड क्वेश्चन आर्द्रभूमि, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है आर्द्रभूमि। ये हर एक आर्द्रभूमि के बारे में पूछा गया है। R2 व्यवहार संहिता, इसमें क्या लिखा है, आर्द्रभूमि लिखा हुआ है 2021। नेक्स्ट देखिए, 2019 में भी पूछा गया है। देखिए, एग्जैक्ट रामसर भूमि से पूछा गया है, आर्द्र भूमि से क्वेश्चन पूछा गया है। वेटलैंड इंटरनेशनल 2014 में पूछा गया है। यानी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे। ये मैंने सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन बताए, 5 क्वेश्चन आपको बताए हैं। एक क्वेश्चन आपका ये रहा, एक और क्वेश्चन ये रहा, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाना, यानी इस टॉपिक की जो महत्वता है उसको दर्शाता है बहुत अच्छे तरीके से। अब क्या 2025 में बनने की संभावना है? तो इसको एक इस तरीके से देखेंगे हम कि इसको हम एक तरीके से देखेंगे, जैसे कि अगर आपने ओरिएंटेशन क्लास पहले ली होगी तो आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बनता कैसे है। तो उसको बनने का तरीका ही एक है, तो वो तरीका है आपका क्या, करंट अफेयर्स में कोई भी चीज होती है आपकी, क्या करंट अफेयर्स में, तो उसका स्टैटिक पोर्शन प्लस का क्या आपका पीवाईक्यू को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसका कारण मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ ओरिएंटेशन क्लास में। तो अब मेरा जो उद्देश्य है वो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सीधा सा वेटलैंड से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इस क्लास में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इंदौर उदयपुर को क्यों चुना गया, नहीं, इसको चुना गया, कौन चुनता है, क्यों चुनता है, जो चुनता है वो कौन है, रामसर भूमि है। और सबसे पहले तो वेटलैंड होता क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, भारत में क्या स्थिति है, विश्व में क्या स्थिति है। यानी अगर हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसका आसपास का जो भी एरिया होता है हम उसको सभी को कवर करेंगे। और यूपीएससी भी यहीं से पूछेगा क्वेश्चन, अगर पूछेगा वो तो सीधा सा। तो पहले हम जो टॉपिक है इसकी जो महत्व है वो उसको किस किस दे सकते हैं, कि खुद हमारे प्रधानमंत्री इसको ट्वीट कर रहे हैं सीधा सा उदयपुर और इंदौर को। सेकंड, बड़े बड़े न्यूज़पेपर की खबर थी उस समय की कि इंदौर भोपाल उदयपुर को क्या किया गया था, सिलेक्ट किया गया था, किसके लिए, नॉमिनेशन के लिए। लेकिन अंत में आते आते 31 जनवरी के पास किसको मिला ये सूची में स्थान, तो इंदौर को और उदयपुर को इसमें स्थान मिल गया। ये आपकी पीआईबी की रिपोर्ट है। सीधा सा पीआईबी में एक एडिटोरियल डाला गया, उनके द्वारा एक रिपोर्ट डाली गई, उसमें लिखा गया था तीनों का नाम। कब की खबर है, 4 जनवरी 2024 की। और मैंने इससे पहले जो एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कि कैसे पीआईबी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कि कैसे राष्ट्रपति के भाषण से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यानी 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं हर साल। तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर की रिपोर्ट और पीआईबी की रिपोर्ट और हमारे खुद प्रधानमंत्री की न्यूज़, तो सीधा से क्या बना देता है, इस टॉपिक को बहुत ही हाईलाइट करता है और यूपीएससी के बहुत ही अनुकूल बनाता है। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सीधा सा। अब
खबर है, इंदौर और उदयपुर 2 भारतीय शहर बन गए हैं पहले। याद रखिए, इससे पहले कोई भी भारतीय शहर को क्या वेटलैंड सिटी के नाम से या वेटलैंड सिटी की सूची में नहीं डाला गया है। ये किसके तहत है? वेटलैंड सिटी किसके अंतर्गत डालते हैं हम? रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची। यानी समझने की चीज है कि इसको कौन चलाता है, तो वो है रामसर कन्वेंशन। अभी हम रामसर कन्वेंशन को भी देखेंगे। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के क्षरण और बुद्धिमान उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है, सीधा सा। और याद रखने की चीज क्या है? कन्वेंशन ने वेटलैंड सिटी प्रत्यायन पर एक स्वतंत्र सलाहकार समिति ने अपने नवीनतम तौरे 31 नए शहरों को मान्यता दी है, जिसमें भारत से 2 शामिल हैं। कौन कौन से? आपके इंदौर और उदयपुर। तो यार क्या रखने की चीज है, जो वेटलैंड सिटी प्रत्यायन है आपका जो दिया गया है सीधा सा। अब ये तो ठीक है कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है, वैश्विक सूची 74 तक पहुंच गई है। अब याद रखने की चीज क्या है, वैश्विक सूची 74 है, यानी टोटल कितने हैं हमारे इसमें? वेटलैंड सिटी कितने हैं बस विश्व में? 74। भारत में कितने हैं? 2। कौन करता है? रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन क्या है? अंतर सरकारी संधि है। किसके ऊपर है? आर्द्रभूमि में है। इसने क्या किया? 31 नए शहरों को मान्यता दी है। बस सिर्फ इतना याद रखने की चीज है। ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ये आपको उदयपुर देखने को मिल जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा? इंदौर देखने को। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा विश्लेषण से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले WCA है क्या, इसके बाद हम इंदौर और उदयपुर को जानेंगे। कुछ नहीं है, रामसर कन्वेंशन ने क्या किया? रामसर कन्वेंशन को आप अभी 1 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि एक ये संधि है, या विश्व में कुछ लोग इकट्ठा हो, इन्होंने क्या बोला कि हमारी जो आर्द्र भूमि होती है, आर्द्र भूमि मतलब कि कहीं पर ये पानी भरा होता है, खारा हो या मीठा पानी हो, तो उसमें क्या होता है, प्रदूषण ना हो, तो उनकी जो संरक्षण है, उनका संरक्षण है, उसके लिए हमने क्या बनाया है? एक रामसर कन्वेंशन बनाया है। तो रामसर कन्वेंशन क्या होता है? उसको लगता है ना कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, उसको क्या कर देता है? रामसर साइट घोषित कर देता है। रामसर साइट यानी रामसर स्थल घोषित कर देता है, सीधा सा। अब उसने क्या किया? अब COP यानी सम्मेलन, मान लीजिए COP कुछ नहीं होता, सम्मेलन होता है। सम्मेलन का सीधा मतलब क्या है कि कि जो लोग इकट्ठे थे किसके लिए? रामसर कन्वेंशन के लिए। उन्होंने क्या बोला कि हम हर साल एक जगह इकट्ठा हुआ करेंगे, और उस इकट्ठे होने को क्या बोलेंगे? कॉप बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियां। इन्होंने कब इकट्ठा किया ये? तो 2015 में जब ये इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक क्या लाए? एक नई अवधारणा लाए। किसकी? WCA, वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन, सीधा सा। तो ये क्या था? रामसर कन्वेंशन द्वारा स्थापित किया गया था। तो याद रखने की चीज क्या है? WCA किसने स्टार्ट किया? रामसर कन्वेंशन ने। कब स्टार्ट किया? 2015 में, COP के सम्मेलन के दौरान। बस ये याद रखने की चीज है आपकी। क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन में ये भी आपका आ सकता है, सीधा सा। बाकी याद रखने की चीज क्या है, जो मैंने हाईलाइट पहले ही कर दी है, कि जो WCA है, यानी जो वेटलैंड सिटी होती है, वो 6 साल के लिए वैध होता है। यानी इसके बाद ऑटोमेटिक शहर है वो इस सूची से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर चाहे कौन, रामसर कन्वेंशन की जो संधि है, अगर वो चाहें तो इस शहर को दोबारा से वहां पर सूची में स्थान दे सकते हैं। अब वेटलैंड सिटी क्या होती है? ऐसी आर्द्र भूमि होती है जिनका संरक्षण एवं प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण होता है। बस सिर्फ इतना ही है। मान्यता पहली बार किसको दी गई? 2018 में दी गई थी। किसको दी गई थी? सबसे पहले चीन में दी गई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। बाकी PPT तो हम आपको प्रदान कर ही देंगे टेलीग्राम पर। अब जानते हैं हम इंदौर के बारे में, उदयपुर के बारे में। अब सभी को पता है कि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। भारत की स्मार्ट सिटी 2023 से सम्मानित भी किया गया है। इसे स्वच्छता और सही पर्यावरण के लिए भारत की स्मार्ट सिटी 2023 से सम्मानित किया गया। जैसे कि मैंने किसमें देखी थी, 2024 की थीम्स देखी, तो उसमें करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट है। जैसे कि उन्होंने बुक्स का नाम भी पूछ लिया है। बुक्स का नाम पहले भी पूछते थे, लेकिन इस बार उन्होंने क्या पूछा? करंट अफेयर से पूछा है। और भी कई चीजें थी जो डायरेक्ट उन्होंने क्या पूछी? करंट से पूछी। तो हो सकता है कि वो पूछ ले कि स्वच्छता और सही पर्यावरण के लिए किस स्मार्ट सिटी 2023 को सम्मानित किया गया, तो वो क्या है? आपका इंदौर। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि वेटलैंड सिटी क्यों बनाया गया? यहाँ पर कौन सा वेटलैंड है? तो यहाँ पर सिरपुर झील नाम से एक वेटलैंड है। ये याद रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप एक स्टार लगा लीजिए
कि हो सकता है इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन बना यूपीएससी में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो आर्द्र भूमि यहाँ पर लिख देगा और यहाँ पर आपका शहर का नाम लिख देगा या आपका राज्य का नाम सीधा यहाँ पर 3 या 4 नाम दिया होगा, जिसमें से एक लिखा होगा सिरपुर आर्द्र भूमि और एक साइड लिखा होगा आपका मध्य प्रदेश। तो ये पेयर आपका सही हो जाएगा सीधा सा। तो सिरपुर झील है, रामसर स्थल है। और अगर उसको स्टेटमेंट में बनाना होगा तो वो ये भी कर सकता कि सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में स्थित एक रामसर स्थल है। तो या क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है कि रामसर स्थल ये है। तो क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाता है, वो करंट को उठाता है, तो करंट के भी जो कोर एरिया है उसके आसपास का जो थीम्स के जो कोर एरिया है उसके आसपास से पूछता है। यानी आपको एग्जैक्ट अगर इंदौर और उदयपुर का नाम आया है तो उसके बारे में आपको लगभग सभी चीज़ें पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा यूपीएससी का क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या है ये? जल पक्षी मंडली है यहाँ पर, यानी जो जल पक्षी है वो ज़्यादा है कहाँ पर? सिरपुर लेक या सिरपुर झील में। अब महत्वपूर्ण स्थल एक और है इंदौर के पास नहीं, यशवंत सागर इंदौर के करीब एक और रामसर साइट है। तो याद रखिए यशवंत सागर और सिरपुर झील कहाँ है आपकी? मध्य प्रदेश में। कहाँ? इंदौर के पास, जो कि क्या है? एक रामसर साइट भी है। इन्हीं की वजह से इंदौर को क्या मिला है? वेटलैंड सिटी का क्या मिला है? दर्जा मिला है। उदयपुर, उदयपुर के बारे में जानते हैं। यह शहर तो 5 प्रमुख आर्द्रभूमियों से घिरा हुआ है। कौन सा? पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई। मेरी गट्स फीलिंग सीधा सा कहती है अगर क्वेश्चन आया तो वो 3 या 4 तरीके से पूछ सकता है। उसमें एक तरीका सबसे बेस्ट यही है कि मैंने बोला ना आपसे कि सिरपुर झील कहाँ है? एमपी में, यशवंत सागर। तो ये आर्द्रभूमि आपको याद रखना है, कि ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर है? आपकी उदयपुर में। क्योंकि उदयपुर और इंदौर हाईलाइट है किसकी वजह से? इनको वेटलैंड सिटी बनाया गया। तो पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई, इनको रट लीजिए सीधा सीधा सा। बाकी ये क्या लिखा हुआ है? ये आपके पढ़ने की चीजें क्या? शहर के माइक्रो क्लाइमेट को बनाए रखने में मदद करते हैं और चरम घटनाओं को एक बफर प्रदान करते हैं, सीधा सा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया हो कि माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है। इस शब्दावली को 2 भागों में बांटिए। सूक्ष्म, माइक्रो माने सूक्ष्म, क्लाइमेट माने जलवायु। जलवायु क्या होती है? जलवायु एक विस्तृत क्षेत्र में लगातार 32 वर्षों तक किसी मौसम का बना रहना, तो वो क्या कहलाती है? जलवायु। तो माइक्रो क्लाइमेट का सीधा सा मतलब है कि उदयपुर को मान लीजिए कि उस शहर की जलवायु क्या रहे? अच्छी रहे। तो इसलिए क्या बोल दिया गया? ये आर्द्र भूमि क्या कर करती हैं? इस जलवायु को अच्छा रखने का कार्य करती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें समझने की चीज क्या है और पढ़ने की चीज क्या है? वो है कोप 13 के बाद 17 देशों के 74 शहरों को आधिकारिक तौर पर आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता दी गई है। याद रखने की चीज क्या है? फैक्ट क्या है आपके लिए? 74 शहर, 74 शहर याद रख लीजिए। आप इसको नोट्स में ऐड ऑन भी कर सकते हैं। आप किसमें? आपके जो इन्वायरमेंट के नोट्स होंगे उसमें। अगर नोट्स नहीं है तो एक ब्लैंक पेज में लिखते जाइए साथ साथ में जो आपको लिखवाते आ रहा हूँ। अब देखिए हमने सब कुछ पढ़ लिया कि इन चीज़ों को देख लिया, इंदौर ये वगैरह देख लिया। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि सर अभी तो रामसर कन्वेंशन ही समझ में नहीं आया है। लेकिन रामसर कन्वेंशन समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि रामसर साइट होती क्या है। और सबसे पहले रामसर साइट किसको मिलती है? वेटलैंड को, यानी आर्द्र भूमि को मिलती है। तो ये वेटलैंड क्या होता है? तो अब समझते हैं वेटलैंड होता क्या है। कुछ नहीं होता, जहाँ भूमि और जल आपस में मिलते हैं। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कैसा है? मिट्टी भी है उस पानी में और पानी भी, यानी थोड़ा दलदली सा क्षेत्र। दलदल मान सकते हैं। यहाँ हमने देखा होगा मिट्टी ज्यादा हो जाती है कहीं पर और उसमें पानी भी भरा हो जाता है, तो क्या हो जाता है? कीचड़ जैसी हो जाती है। तो मिट्टी में दलदली क्षेत्र हो जाता है। तो वो क्या है? आपस में मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वेटलैंड की स्थिति बोलते हैं। यानी जहाँ पानी स्थायी और अस्थायी रूप से जमा रहता है। यानी हो सकता है गर्मियों में वो सूख जाए और बरसात में उस जगह दोबारा से पानी भर जाए। यह क्षेत्र जल और स्थल दोनों पारिस्थितिक तंत्रों के बीच कड़ी होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र और इकोसिस्टम के बीच कड़ी होते हैं। अब आपको ये क्या बोल सकते हैं? आप इसको क्या संक्रामिका बोल सकते हैं? अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा संक्रामिका क्या होती है, इकोटोन क्या होता है, सीधा सा। तो आप आंसर दीजिएगा कि संक्रामिका क्या हम इसको बोल सकते हैं। आंसर चाहिए मुझे अभी। अब वेटलैंड की विशेषता क्या होती है? पानी स्थायी या मौसमी रूप से मौजूद रहता है। वेटलैंड्स में पाए जाने वाले पौधे जीव जलीय परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं।
यह पारिस्थितिक तंत्र में पानी को शुद्ध करने, बाढ़ को रोकने और जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यानी अच्छी सी बात है। और याद रखने की चीज कौन सी है? पहला, दूसरा और तीसरा दोनों चीज याद रखने की है कि ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपको समझ में आना ही चाहिए कि क्यों, कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि पानी स्थायी भी है और मौसमी भी हो सकता है। पौधे और जलीय जीव परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, होते ही हैं सब जगह। ये क्या कार्य करता है? बाढ़ को रोकने का कार्य करता है, जलवायु संतुलन बनाए रखने में कार्य करता है। और बाढ़ को कैसे रोकेगा? क्योंकि अगर बाढ़ का पानी आएगा तो मिट्टी दलदली है, वो मिट्टी इस पानी का क्या करेगी? जमाव करेगी और अपने अंदर समा लेगी सीधा सा, कि यहाँ पर पानी सूखने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी ज्यादा है, तो मिट्टी में सूखापन है, वो गीला होकर पानी में कमी करेगा सीधा सा। अब वेटलैंड के कुछ प्रकार हैं। समुद्री वेटलैंड। समुद्री वेटलैंड क्या होते हैं कि जैसे हमारे भारत की सीमाएं नीचे के साइड ऐसा देखिए, जैसे मान लीजिए अभी ये थोड़ा सा मैप वैसे बना दिया मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे। तो यहाँ पर अगर कोई दलदली भूमि है कि सागर से निकट, तो अगर कोई दलदली भूमि है, मैंग्रोव है, मैंग्रोव कहाँ पर आपके किस किस जगह है आपको पता होना चाहिए। प्रवाल भित्तियां कहाँ पे हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रवाल भित्ति से कई बार कि कहाँ कहाँ है आपकी। तो सीधा से मैंग्रोव कहाँ है आपका? मैंग्रोव यहाँ है आपका। कौन सा? सबसे बड़ा सुंदरवन, सबने नाम सुना होगा, पश्चिम बंगाल सुंदरवन। बांग्लादेश में भी ये फैला हुआ है सुंदरवन। कितना फेमस है, आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। सेकंड है नदी झील वेटलैंड, नदियों और झीलों जलाशयों से जुड़े क्षेत्र, सेकंड। थर्ड कौन सा है? दलदली वेटलैंड। दलदली वेटलैंड यानी पानी अगर मौसम में क्या होता है, मौसमी जब पानी आता है, यानी हमारे यहाँ जब मानसून आता है तो मानसून के वक्त क्या बन जाता है? वो वेटलैंड बन जाता है और बाकी समय क्या रहता है? वो सूखा रहता है। चौथा क्या है? मानव निर्मित वेटलैंड, यानी इंसानों ने जानबूझकर कुछ वेटलैंड बनाए हैं, जैसे चेक डैम, चावल के खेत और कृत्रिम जलाशय। अब क्वेश्चन आ गया, क्या चावल के खेत को वेटलैंड माना जा सकता है? माना नहीं जा सकता, बल्कि वो है ही, वेटलैंड ही है। क्या? चावल के खेत। क्योंकि आपने देखा होगा जब चावल की खेती की जाती है तो उसकी जो मिट्टी होती है और पानी होती है उनको मिक्स किया जाता है। उससे क्या बनता है? एक दलदल टाइप बनता है, जिसमें क्या करते हैं हम, तो चावल के जो पौधे होते हैं उनको हम उसमें डालते हैं। इससे क्या होती है? धान की खेती होती है, जिससे हमको चावल प्राप्त होते हैं। अब ये हो गए प्रकार। अब कुछ और प्रकार हैं, कैसे? मॉर्सिस यानी दलदल। ये क्षेत्र बार बार या लगातार पानी में डूबे रहते हैं। ये याद रखने की चीज है। ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थे ना ये वेटलैंड के प्रकार, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन टफ बना तो टफ क्वेश्चन वो यहाँ से बनेगा। बाकी इजी क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनेगा। यहाँ पर मुलायम तनों वाले पौधे उगते हैं, याद रखने वाली चीज है। मॉर्सिस, दलदल का क्षेत्र। पहले चित्र देख लीजिए, ये चित्र है आपका मॉर्सिस का। ये एरिया देखिए कि आपको यहाँ पर क्या दिख रही है? यहाँ पर थोड़े पौधे दिख रहे हैं, मैदान जैसा दिख रहा है और पानी भी है। तो क्या यहाँ पर मुलायम और तनों वाले पौधे उगते हैं जो संतृप्त मिट्टी के लिए अनुकूलित होते हैं। यानी जो मिट्टी संतृप्त है किससे? पानी से, उसके लिए अनुकूल कौन है? मुलायम तने वाले पौधे। अगर कठोर होंगे तने, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, अगर कठोर होंगे तो क्या होगा? टूट जाएंगे, क्योंकि पानी का क्या होगा? उसमें रिसाव होगा, यानी उसमें पानी अंदर जाएगा तो टूट जाएंगे सीधा सा। स्वैम्प्स क्या होता है? ऐसे वेटलैंड होते हैं जो मुख्य रूप से लकड़ीदार पौधे और पेड़ पाए जाते हैं। यानी उन पेड़ों में क्या होती है? लकड़ी होती है, जहाँ पानी स्थायी रूप से या लंबी अवधि तक भरा होता है। यानी पेड़ इतने अनुकूल हो जाते हैं यहाँ तक कि कितना, कि पेड़ पानी से भी ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको क्या बचाना होता है? अपना तना बचाना होता है, इसलिए। इसका उदाहरण क्या है? मैंग्रोव वन और तटीय दलदली जंगल इसके उदाहरण है। मैंग्रोव कौन सा बताया था मैंने आपको? सुंदरबन बताया था आपको अभी। सुंदरबन का एरिया आप देख सकते हैं। सुंदरबन का नाम सुंदर क्यों है? सुंदरी वृक्ष के कारण। कि वहां पर एक वृक्ष पाया जाता है सुंदरी नाम से, यानी वो देखने में सुंदर लगता है सीधा सा। आज आपका एक होमवर्क और क्या है? गूगल पे सिर्फ इतना सर्च करना है सुंदरवन, और वहां के थोड़े फोटो आप देख लेंगे सीधा सा। थर्ड क्या है? बॉग्स। बॉग्स क्या होती है? नमी युक्त क्षेत्र होते हैं जिनमें स्पंजी पीट होती है। स्पंजी पीट का मतलब क्या होता है? जो कि बाकी मिट्टी होती है ना, वो पानी को कैसे सोख लेती है? जैसे स्पंज होता है ना, जैसे आपने कभी देखा होगा कि बर्तन मांजने का एक स्पंज आता है, या आपने कहीं भी स्पंज का यूज किया हो, तो क्या होता है? अगर उसको हम सूखा है, अगर उसको हम पानी के ऊपर रख देंगे तो पूरा पानी वो प्लेट में से सूख लेता है।
तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो ऐसी ही होती है, इनका पानी अम्लीय होता है। इसकी एक और विशेषता क्या है, पानी अम्लीय होता है। जमीन पर मोटी परत के रूप में इस पे एक ना मॉस पाई जाती है, यानी मॉस पाई जाती है। मॉस तो आप सभी को पता होगा, बाकी इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे तो मॉस को हमको एक अलग टॉपिक के रूप में भी पढ़ना पड़ेगा। तो सीधा सा अभी मान लीजिए कि मॉस पाई जाती है। फैंस ये मुख्य रूप से वर्षा के पानी से पोषण प्राप्त करते हैं, क्योंकि नमी युक्त क्षेत्र होते हैं। अब यह पीट निर्माण करने वाले वेटलैंड्स होते हैं जो वर्षा के अलावा अन्य जल स्रोतों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। बॉक्स की तुलना में कम अम्लीय होते हैं, ये याद रखने की चीज है। हो सकता है अगर दोनों में अगर तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन आया तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि दो स्टेटमेंट के क्या कर देता है, वो ट्वीक कर देता है, यानी इसकी विशेषता इसमें डाल देगा। वो लिख देगा कैसे कि बॉक्स जो वेटलैंड्स है उनमें अम्लीयता कम होती है, किसकी तुलना में, फेंस की तुलना में। इसमें लिख देगा फेंस की जो जल है उसकी अम्लीयता ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, बॉक्स की में। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। अगर सिर्फ दो ही स्टेटमेंट्स है तो सीधा सा आंसर आएगा आपका ना तो एक ना तो दो। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप खुद देख सकते हैं, जब आप इनको पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इनका प्रयोग करेंगे। ये मॉसेज हैं कि छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं। ये मैंने आपको बताया कि पेड़ हैं वो अपने तनों को बचाने के लिए खुद को लंबा कर लेते हैं, ये दिया है। फैंस ये कम अम्लीय थे, पढ़ा था ना हमने, कम अम्लीय थे किसकी तुलना में, वॉक्स की तुलना में, क्योंकि क्या होते हैं, ये नमी युक्त होते हैं, नमी युक्त होते हैं। ये स्वयं यही स्थिति आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये स्थिति आपको मिलेगी सुंदरबन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या लाभ होते हैं। लाभ तो आपके लिए इतना हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो तो सिंपल ही आएगा क्वेश्चन की लाभ क्या होते हैं। लाभ में आप ज़्यादातर चीज़ें देखेंगे ना, तो इन्वायरमेंट में अगर क्वेश्चन आएगा ना वेटलैंड के लाभ, तो अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हो तो लगभग सभी की राइट होने की संभावना, सभी के सही होने की संभावना ज़्यादा है। तब भी देख लीजिए, जल शुद्धिकरण, बाढ़ नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा, आजीविका का स्रोत, मत्स्य पालन, कृषि, इको टूरिज्म और बढ़ावा। अब इको टूरिज्म क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि पर्यावरणीय जो क्या है, टूरिज्म है हमारा, जो घूमने फिरने की जगह है। कैसे, एक तो सुंदरवन है, हमारे नेशनल पार्क है, हमारी नदियां घाटियां, तो किस में आते हैं, इको टूरिज्म में तो आते हैं। टूरिज्म का पहले सीधे संबंध किससे होता था कि हम किले पर जा रहे हैं घूमने, किले पर कई इमारतें बनी हैं, कई मूर्तियां बनी हैं। लेकिन इको टूरिज्म क्या है कि हम पर्यावरणीय चीजें देखते हैं जो कि प्रकृति से संबंधित होती हैं। अब आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन, आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि वेटलैंड सिटी क्या होता है। अगर समझ में ना आया हो तो वेटलैंड सिटी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए पूरी दुनिया है ये, तो उनको लगता है कि इस शहर में क्षमता है कि वो इस कार्य को कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, उसको एक रामसर स्थल के रूप में क्या बना देंगे, वेटलैंड सिटी बना देंगे। इससे हुआ क्या, वहाँ की जो सरकार है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देगी, किसके लिए, संरक्षण के लिए। इसलिए क्या बनाए जाते हैं, वेटलैंड सिटी बनाए जाते हैं, सीधा सा। अब इसमें मैं बताऊंगा आपको कि वेटलैंड सिटी बनाने के लिए क्या चाहिए थे, और 6 पैमाने होते हैं, 6 पैमाने होते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखिए अभी कि 6 पैमाने होते हैं, कि अगर 6 पैमाने वो पार कर लेता है तो उसको क्या डाल दिया जाता है, वेटलैंड सिटी में डाल दिया जाता है। तो वेटलैंड भी समझ लिए कि वेटलैंड क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक पानी और मिट्टी का एक बीच का क्षेत्र हो जाता है, कि अब दलदली सा क्षेत्र हो जाता है। उसके भी हमने 5 से 6 तरीके पढ़ लिए कि समुद्री दलदली, स्वयं पढ़ लिए, फेंस पढ़ लिए, बॉक्स पढ़ लिए, ये हमने पढ़ लिया। अब रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर कन्वेंशन कुछ नहीं है कि कब है ये, 1971 में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अगर कोई ये बोले ना कि ये संस्थान है, इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आए, तो ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को बिल्कुल। तो हाँ, अब कहाँ थे हम, 1971 में क्या था, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि, और ये क्या है, एक अंतर सरकारी है, अंतर सरकारी संधि है, ये भी याद रखने की, ना कि ये क्या है, सरकारी संधि, अंतर सरकारी संधि है। अब याद क्या रखना है, संधि है, उसमें क्या किया कि कई सारे देश के लोगों ने क्या किया, मिलजुल कर एक बनाया कि अरे स्थिति ज्यादा खराब हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो क्या किया जाए,
तो देखिए उन्होंने बोला कि देखो सब चीज़ों की तो व्यवस्था हो रही है, वेटलैंड पर भी थोड़ा ध्यान दे लो। तो सब लोगों ने बोला कि चलो फिर क्या देखना है बताओ। तो उसमें से एक व्यक्ति उठा, उसने बोला कि एक काम करते हैं, हम विश्व में जगह जगह चिन्हित कर देते हैं वेटलैंड्स को। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा इससे होगा क्या? उसने बोला इससे होगा क्या कि रामसर साइट हम तो उन पर ध्यान देंगे ही, समय समय पर हम उनको देखने जाएंगे कि क्या स्थिति है उनकी, और उनकी सरकार पर प्रेशर भी बनाएंगे कि आप इनको ऐसा काम कीजिए, आप इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि इनकी स्थिति बिगड़ रही है। तो बस यही था हमारा क्या, रामसर कन्वेंशन। अब इसमें देखने की चीज़ क्या है, पार्टियों की संख्या कितनी है, यानी इसमें पक्ष कितने हैं, 172। क्या भारत इसका हिस्सा है? तो बिल्कुल भारत इसका हिस्सा है। अब इसका नाम रामसर नाम से क्यों है? आपके मन में एक क्वेश्चन आया हो कि जो नाम रामसर है, ये तो हमारा हिंदी जैसा शब्द लग रहा है। रामसर नाम इस वजह से है क्योंकि ईरान का एक नाम है शहर का नाम रामसर। इसलिए जब पहली बार जब इकट्ठे हुए थे 1971 में, तो रामसर शहर में हुए थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा होगा कि इसका नाम क्या रखना है, तो मैं बोल तो दिया ये कर रहे हैं। तो बोले कि चलो पहली बार इकट्ठा हुए तो एक काम करते हैं, रामसर नाम से ही रख लेते हैं। तो उसी वक्त से क्या नाम रख दिया इसका, रामसर कन्वेंशन। इसके तहत जिन वेटलैंड को चिन्हित किया जाता है, सूची में डाला जाता है, जिन स्थलों को डाला जाता है, उनको बोलते हैं रामसर स्थल या रामसर साइट्स। अब विश्व की स्थिति देखिए, विश्व में स्थिति क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियां कितनी हैं, 172। याद रखने वाली चीज है, ये डाटा है, ये मैंने कहाँ से निकाला है, ऑफिशियल रामसर कन्वेंशन की वेबसाइट से आपका निकाला है, वेटलैंड्स वाली। तो इंडिया में 1982 में क्या जुड़ा, इंडिया इसका भाग बना यानी। और रामसर साइट्स इंडिया में अभी कितनी है, 89 रामसर साइट्स हैं अभी वर्तमान में। क्योंकि मैंने एग्जैक्ट डाटा कब लिया है, मैंने कल डाटा लिया है ये वाला। सरफेस एरिया जरूरी नहीं है ये देखना, सिर्फ याद रखिए भारत 1982 में जुड़ा, रामसर साइट 89 है, पूरे विश्व में कितनी पार्टियां से जुड़ी हुई हैं, 172। और टोटल बैटलैंड कितने हैं, 2532। सीधा सा याद रखिए इस चीज को। अब रामसर कन्वेंशन क्या है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्वेश्चन आया क्या संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य क्या इसके सदस्य हैं? तो आपका माइंड काम करना चाहिए सीधा सा कि है या नहीं है। अगर आप अभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो यूपीएससी के लिए आप बने ही नहीं हैं। सीधा सा दिमाग लगाइए, अगर 172 पार्टीज में ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज हैं, तो उसमें से 193 के लगभग है ना, तो कुछ देश तो बचे हैं। तो सीधा सा मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके भाग नहीं हैं। तो याद रखिएगा, आप इतना दिमाग खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा बार बार, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से यूपीएससी कभी नहीं निकलता है, कभी नहीं 100% नहीं निकलेगा सिर्फ पढ़ने से। आप थोड़ा क्या इनोवेटिव सोचा कीजिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि बिना पढ़े हुए। अगर मान लीजिए मैं नहीं बताता तो हो सकता है आप में से भी अगर 100 स्टूडेंट्स इस क्लास को देखेंगे तो उसमें से 20 से 30 स्टूडेंट तो इसको गलत करके ही आ जाएंगे इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्या संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य किसके, रामसर कन्वेंशन के प्रतिभागी हैं या पक्ष देश हैं? तो आप तो कंफ्यूज रहेंगे और हो सकता है उस क्वेश्चन को छोड़ भी आए। लेकिन दिमागदार जो इंटेलिजेंट है, जो व्यक्ति थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेके चलता है, जो थोड़ा माइंड अपना ओपन रखता है, ओपन माइंडेड लोग हैं, वो सीधा सोचेंगे कि 172 तो इसमें टोटल है, संयुक्त राष्ट्र में इतने हैं तो इसमें तो कम है, तो सीधा सा मतलब है तो सभी नहीं है। तो इतना आपको सोचना आना चाहिए एग्जाम हॉल में। अब क्या है, सम्मेलन की आवश्यकता क्यों होती, वही मैंने बताया कि पिछली शताब्दी में दुनिया की 64% आर्द्र भूमि गायब हो गई थी। वही मैंने क्या बताया था कि इकट्ठे हुए लोग, उन्होंने क्या बोला, भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करो। तो वो ये कारण लिखे हुए हैं। अब रामसर कन्वेंशन के अनुसार आर्द्र भूमि क्या है, आर्द्र भूमि मैंने आपको समझा दिया। लेकिन रामसर कन्वेंशन के अनुसार क्या है, क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आ सकता है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार आर्द्रभूमि क्या है, उसमें 4 स्टेटमेंट लिखे होंगे। अब उसमें से एक परिभाषा सही होगी तो आपको उसमें चुनना होगा। सीधा से लिखा है सभी झीलें, नदियां, भूमिगत जलवृत। भूमिगत जलवृत का मतलब क्या होता है, जहां पर पानी थोड़ा सा भरा हुआ है, दलदल, गीले घास के मैदान, पीटलैंड, नखलिस्तान, मोहाना, डेल्टा, जॉरिया फ्लैट, मैंग्रोव।
अगर इसमें से आपको कोई भी समझ में नहीं आया हो, इस वर्ड को लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको फोटो मिल जाएगा, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी सी हो जाएगी। प्रवाल भित्तियां, तटीय क्षेत्र और सभी मानव निर्मित स्थल जैसे फिश पॉन्ड यानी मत्स्य पालन हेतु हम जो क्या बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, वो चावल के क्या खेत, खेत की ही यहाँ पर चावल के खेत, जलाशय, नमक पेन शामिल हैं। अब क्या है, अब रामसर कन्वेंशन के लिए हम क्या करते हैं, अब रामसर कन्वेंशन ऐसा तो है नहीं कि उठ के कि ये बोल दे कि एक काम करते हैं, इस वेटलैंड को क्या करते हैं हम रामसर साइड बना देते हैं, नहीं, इसकी भी एक प्रोसेस होती है, इसकी एक योग्यता होती है। अगर उस योग्यता के लिए या मानदंड बोल सकते हैं, उसमें क्या हो जाता है, वो वेटलैंड पास हो जाता है तो क्या करते हैं रामसर वाले, तो वो करते हैं उसको क्या, रामसर स्थल के रूप में सूची में स्थान देते हैं, और उस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामांकित कर देते हैं। क्या क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखने की चीज़ है, ये थोड़ा सा आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा, याद रखने की चीज़ नहीं है वैसे, ये थोड़ा सा याद भी रख लीजिएगा, लेकिन ये समझने की चीज़ ज़्यादा, अगर क्वेश्चन में आया तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ आपने एक बार पढ़ लिया। एक प्राकृतिक या निकट प्राकृतिक आर्द्र भूमि का एक प्रकार, एक प्रतिनिधि, दुर्लभ या अनूठा उदाहरण शामिल है। कमजोर, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का समर्थन करता हो। कौन सा, यदि एक आर्द्र भूमि यानी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि लुप्त हो रही हैं, लेकिन वो सिर्फ उसी क्षेत्र में पाई जा रही हैं। किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधों या जानवरों की प्रजातियों की आबादी का समर्थन करता है। नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों का समर्थन करता है, ये याद रखने की चीज है। अगर ये क्वेश्चन बनाया तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये जरूर आएगा यूपीएससी के में, नियमित रूप से एक प्रजाति या जल पक्षियों की उप प्रजाति की आबादी में 1% व्यक्तियों का समर्थन करता हो। बाकी का आपके सामने लिखा हुआ, आपको सिर्फ इसको पढ़ना है। अगर ना पढ़ा आपने तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, क्लास को लेने का, तो आप सभी इसको पढ़ेंगे। तो आपको ये पीडीएफ है, क्लास के तुरंत बाद आपको मिल जाएगी। कहाँ पर, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी वॉरियर्स पर। अब रामसर कन्वेंशन क्या एक संधि है? अब संधि में आप बोलेंगे कि सर संधि में सभी लोग बोलेंगे भाई हम क्यों काम कर रहे हैं, तुम करते रहो, हम तो अपना देश का काम देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो काम कौन करता है इसके साथ, तो 6 संगठन कार्य करते हैं। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है सीधा सा, अगर 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा कि रामसर कन्वेंशन के अंदर कौन कौन से संगठन कार्य करते हैं, उसमें लिखा होगा कौन कौन से नहीं करते। मान लीजिए ये लिख के आ गया या नहीं करते, या कुछ भी आ सकता है, XYZ कुछ भी, तो उसमें से 3 का नाम यहाँ से होगा, एक का नाम बाहर से होगा। हो सकता है सभी का नाम हो कि कौन कौन से कार्य करते हैं, तो इन पांचों में या ये 6 लिखे हैं, 6 ऑप्शन, 6 के 6 लिखे हों, इसमें लिखा होगा कि सभी 6 युग्म, टोटल 5 युग्म यानी 5 पेयर्स, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है 1 2 3 4 5 6, 2 और 3 4, 1 4 5, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप याद रखिएगा कैसे, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल IUCN, इससे क्वेश्चन 2023 में आया था, ध्यान रखिएगा सीधा सा। अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान IWMI, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, इससे क्वेश्चन आया था आपका कब, लास्ट में एग्जैक्ट 2018 के आसपास। WWF याद रखने की चीज है, अंतरराष्ट्रीय वाइल्ड फाउल और वेटलैंड्स ट्रस्ट। 6 के 6 आपको नाम याद रखने हैं। देखिए मैं हर चीज को याद रखने के लिए नहीं बोलता, आपको खुद पता है, मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो लेकिन मैं जिनको याद रखने के लिए बोलता हूँ वो इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अगर डायरेक्ट आ गया तो आपको याद नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा रटना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब मॉन्ट्रो रिकॉर्ड क्या होता है, कुछ नहीं है, आर्द्रभूमि की सूची में आर्द्रभूमि साइटों का एक रजिस्टर है। यानी हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर होता है, नोट पेन मान लीजिए कि क्लासमेट का एक नोट्स है, उसमें लिखते जाएंगे हम कि कौन कौन सी साइट हमने इसमें डाल दी जहाँ पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुए हैं आर्द्रभूमि वाले। तो ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड क्या बताता है, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, इसे रामसर सूची के हिस्से के रूप में रखा जाता है। तो रामसर वाले क्या देखते हैं, इसी सूची को ध्यान में रखते हुए क्या देते हैं उनको, रामसर स्थल का दर्जा देते हैं सीधा सा। तो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड की एक सूची होती है
सीधा सा अगर क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा मॉन्टर रोबोट किससे संबंधित है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा आर्द्रभूमि संबंधित। तो अगर आपसे पूछे कि थोड़ा सा और बता दो, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, कि ये सूची होती है जिसमें क्या करते हैं ये, कि बहुत सी जो आर्द्र भूमियां हैं उनका नाम रजिस्टर कर देते हैं। तो कोई पूछेगा कि किसका नाम रजिस्टर करते हैं, तो उनका नाम रजिस्टर करते हैं जहां पर पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हो, यानी जलवायु परिवर्तन हुआ हो, तकनीकी विकास या प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप होने की संभावना हो, कि हो सकता है 5 से 10 साल बाद वो आर्द्रभूमि गायब हो जाए या प्रदूषित हो जाए, तो क्या है, मॉनिटरी रिकॉर्ड की सूची में उसको डाल देते हैं। अब क्या है, रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है क्या, रामसर साइट क्या होती है, ये समझने की चीज है। जब कोई देश रामसर कन्वेंशन को स्वीकार करता है तो उसे कम से कम एक आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित करना चाहिए। यानी जो 172 कंट्रीज हैं, कितनी है, 171 है या 172 है, देखिए 172 ही है। तो 172 है, तो ये क्या करेंगे, हर एक देश को मिनिमम यानी न्यूनतम एक ना एक तो आर्द्र भूमि बनानी पड़ेगी। सूची में रामसर साइट को शामिल करना सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यानी सरकार ये बोलेगी कि देखिए, अगर हम आपने रामसर साइट इसको बना ही दिया है तो हम भी इसके प्रतिभागी हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे इस आर्द्र भूमि की रक्षा करने के लिए। सीधा सा दुनिया भर में 171 रामसर कॉन्ट्रैक्ट पार्टियां हैं। अब ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। टोटल आपके यहाँ पे लिखे भी हुए थे, कितने हैं, 2532। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको, ये पीपीटी बनाने में लगभग मुझको 3 से 4 घंटे लगे थे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डाटा भी चाहिए था। एग्जैक्ट मुझे क्या चाहिए थी, आपकी परिभाषाएं, और एग्जैक्ट जितना कोर एरिया होता है हर एक चीज़ का, वो तो सभी एक जगह कभी नहीं मिलती। आप किसी भी कोचिंग की वेबसाइट पर देख लीजिए, ये नॉलेज आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगी, आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। तो आपकी जो मेहनत है उसको हम पूरी कर रहे हैं, सीधा सा। तो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड हमने पढ़ लिया था। अब क्या है, ये हमने पढ़ लिया। दुनिया की पहली साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप थी, कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। अब क्वेश्चन अगर आ गया तो कोबोर्ग प्रायद्वीप कहाँ है, कहाँ है, उसमें ऑप्शन दिया हो जापान, ऑस्ट्रेलिया, और आपका कहाँ, अंडमान सागर के निकट, या इंडोनेशिया, या पांचवा ऑप्शन हो आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आपका क्या सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। अब आपका होमवर्क में एक और पॉइंट लिखिए, जैसे जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूँ ना, तो आप ब्लैंक पेज पर पॉइंट में लिखते जाइएगा और उस होमवर्क को पूरा कीजिएगा। सिलेक्शन दौड़ कर आपके पास आएगा, आपको सिलेक्शन के बाद जरूर जाने की जरूरत नहीं है। तो कोबोर्ग प्रायद्वीप को आज आप मैप में देखेंगे, कहाँ पर, गूगल पर। गूगल पर मिल जाए तो अच्छी बात है, उस गूगल पर देख के कहाँ करेंगे आप, आपके पास जो एटलस है, एटलस पर आप क्या लगाएंगे, उसमें मार्क करेंगे कोबोर्ग प्रायद्वीप है कहाँ। कब किया गया, 1974 में नामित किया गया, किसको, रामसर साइट के रूप में, किसको, ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप को, रामसर साइट। सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम है कहाँ, है कहाँ। तो इतना तो मैं नहीं बताऊंगा, कि इतनी नॉलेज तो आपको पहले से होनी चाहिए। और 142 के साथ मैक्सिको भी है सेकंड नंबर पर। बोलीविया में रामसर संरक्षण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आने की संभावना हो जाती है। यूपीपीसीएस में तो अगर आना होगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है तो वो कहाँ है, बोलीविया में। सबसे अधिक जो रामसर साइट्स हैं वो कहाँ है, यूके में। पहला कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप है। टोटल कंट्रीज कितनी है, 171 है। कितनी है, 2500 से ज्यादा है, 2400 से लिखा है इसमें, 2500 से अधिक है। एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको बता दिया है। अब भारत में देखेंगे, क्योंकि देखिए यूपीएससी भारत से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछती है। भारत में 89 है, सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो भारत में 89 है, तमिलनाडु में 20 है, जो कि किसी भारत के किसी भी प्रदेश या यूटी से सबसे ज्यादा है। अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी। अभी निकला है, अभी निकला है, आपको पता होगा, अभी निकला है सीधा सा। तो क्या है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब पहले कितने थे, पहले 85 थे, अब 89 कर दिए गए, यानी पहले 85 थे, अब 89 कर दिए गए। इस जिसमें 4 और आर्द्र भूमि को रामसर साइटों के रूप में नामित किया गया है, विशेष रूप से झारखंड,
और सिक्किम को अपना पहला रामसर पदनाम प्राप्त हुआ है। तो कौन कौन से 4 नए जोड़े गए अभी वर्तमान में, यानी अभी? तो वो हैं चक्करकोटी बर्ड अभयारण्य तमिलनाडु। देखिए इनको, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन किस में आए, आपके पेयर वाले क्वेश्चन में आ जाए, बॉक्सिंग वाले में, कि सामने सामने लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कि कौन कौन से पेयर सही हैं। ऑप्शंस आपके 2 टाइप से आ सकते हैं, कौन से? ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, या आ सकता है पहला तीसरा, 1 2 3, 2 और 3, या आपका क्या, केवल 2, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है? चक्करकोटी बर्ड, खेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, खेचे ओपलरी वेटलैंड सिक्किम, यानी पहले यहाँ नहीं थे अब आ गए हैं, उदवा लेक झारखंड। तो ये भी याद रखने की चीज है। अगर मैंने बोल दिया याद रखने की चीज है तो समझ लीजिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि हो सकता है सिक्किम को पहला पदनाम अपना प्राप्त हुआ है, तो सीधा सा ये लिख के आया कि खेचे ओपलरी वेटलैंड है कहाँ, उसके सामने लिखा हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश। तो आप सभी को पता है ये गलत है, क्योंकि गलत क्यों है, क्योंकि ये तो सिक्किम में है। उदवा लेक कहाँ है? झारखंड में। बाकी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन ये आ सकता है कैसे, जैसे ही मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, किसको, कि आपके सामने लिखा हुआ है, आप सभी को इसको अच्छे से पढ़ना है। अब क्वेश्चंस पर आते हैं डायरेक्ट। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चन वही मैं सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए लाया हूँ कि क्वेश्चन बनते ही कैसे हैं। आंसर तो आपको खुद से मिल जाएगा, पीवाई की बुक उठाइए, उसमें आपको आंसर और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा मिला हुआ है। सबसे बेस्ट बुक मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, धर्मेंद्र जागर सर की बुक है, उसी को फॉलो कीजिए बहुत अच्छे से। बस उसकी कमी मुझको एक ही लगी देखने को, कि सिर्फ वो 2013 तक ही है। अगर संभावना होगी, अगर सर चाहते हैं ना, तो उसको पहले पीछे से कर देंगे ना, तो बुक का जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा। सिर्फ अभी वो 2013 से है, अगर वो पहले से कर देंगे 1990 के आसपास से, तो बहुत ज़्यादा फायदा देगी। बाकी चलिए इस बात को छोड़िए, तो ये तो आपको आंसर मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको इससे ये देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, कि वो स्थान यहाँ पर राज्य का नाम लिख देगा, यहाँ पर आर्द्र भूमि का नाम लिख देगा। ऑप्शंस के वो प्रकार भी उसके 2 हैं, ये पेयर वाले क्वेश्चन है, या वो पूछ सकता है 1 2 3, 2 और 3, 1 और 3 ऐसे क्वेश्चन, या वो डायरेक्ट पूछ सकता है घुमाकर, सीधा सा आर्द्र भूमि है क्या, इसका आंसर क्या है, सीधा सा आपको पता होना चाहिए। अब R2 व्यवहार संहिता है क्या, किससे संबंधित है? सामने क्वेश्चन फिर दिया है कि राम सम्मेलन की संस्कृति के आधार पर बनाए गए थे ये। क्या आपको पता है? वेटलैंड इंटरनेशनल से मैंने बोला ना क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया? 2014 में पूछा गया। आर्द्रभूमि से राइट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने जितना तैयार हो सकता था उतना आपका तैयार करा दिया है। अगर क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, तो इसी से आएगा। अगर एक्स्ट्रा इतर इससे कुछ कंटेंट मुझको मिलता है ना, तो मैं क्या करूँगा, अगर आपकी डिमांड होगी इन्वायरमेंट की क्लासेस की, तो मैं इन्वायरमेंट क्लासेस किस में खत्म कर सकता हूँ, 15 से 20 क्लासेस मैक्सिमम बोल रहा हूँ इतना तो मैं, कि मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो जाएंगी ना, तब होंगी 15 से 20 क्लासेस। मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 क्लास में ही आपका पूरा इन्वायरमेंट खत्म करने की कोशिश करूँ। अगर आपकी डिमांड हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस चीज़ में। तो अगर एक्स्ट्रा कंटेंट होगा तो मैं उन क्लासेस में आपको प्रदान कर दूंगा। और इस क्लास से आपको ये देखने को मिलेगा, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो सिर्फ न्यूज़ में क्या था कि 2 शहर के नाम आए थे, इंदौर और क्या आपका उदयपुर, और क्या आया था कि इनको वेटलैंड सिटी बना दिया गया है। अदर स्टूडेंट होंगे वो क्या पढ़ेंगे, वेटलैंड सिटी बना दिया गया। ज़्यादा ज़्यादा वो क्या देख लेंगे, वेटलैंड सिटी होता क्या है। मैंने आपको इसके आस पास का जो फिगर है पूरा, रामसर कन्वेंशन पढ़ लिया, भारत में कितनी है, विश्व में कितनी है, कौन जारी करता है, क्या करता है, वेटलैंड्स के प्रकार क्या होते हैं, वेटलैंड्स होता क्या है, मतलब सब कुछ आपको कवर करा दिया है सीधा सा। ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके सामने। अब इस पीडीएफ का यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैंने PMFIS से इसको उठाया है सीधा सा डाउन द साइड्स को। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एक बार देखने से होता क्या है, ऐसा तो संभव नहीं कि आपको सभी याद हो जाएं, लेकिन जो PYQ में पूछे गए हैं उनको याद करना है। साथ में ही जो नए हैं, जो मैंने अभी बताया आपको 4 बताए, उनको भी याद रखना है। साथ में अगर आप एक बार देख लेंगे तो क्वेश्चन अगर आ गया तो आपके जो कॉन्शियस माइंड में जो फिट हो जाता है किसी भी फैक्ट को, तो हो सकता है क्वेश्चन देख के आपको आंसर आपका याद आ जाए। तो सिर्फ आपको क्या करना है, सभी को एक एक बार देखना है, यानी सभी 89 को आपको देखना है सिर्फ एक बार।
सिर्फ इतनी सी मेहनत करनी है। बाकी मेहनत हमने बहुत की इसके ऊपर, कम से कम 4 से 5 घंटे मुझको इसको बनाने में लग गए, और आपके 1 या 2 घंटे मुझको इसकी रिकॉर्डिंग और एडिटिंग वगैरह सब में लगते हैं, इतना लग गए। बाकी पूरी टीम है वो काम करती है इतना तो, लेकिन कंटेंट की जो इकट्ठा करना वो काम मेरे ही होता है, क्योंकि मुझको पता है कंटेंट कहाँ से उठाना है, कहाँ डालना है, कितना कंटेंट ज़रूरी है और कौन सा कंटेंट आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो आप इसको खुद देखिएगा एक बार। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में। इकोनॉमी क्लासेस आपकी जल्द आने वाली है, थोड़ा सा डिले हो गया है उसमें, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर भी आप कोशिश करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, और बाकी आप कमेंट करके बताएंगे कि हमारा जो प्रयास है ये वाला वो कितना सफल हुआ है एनवायरनमेंट की क्लास का। बस, ठीक है।